Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum girls. Today we are going to start our second lecture of second year biology, and it is all about osmoregulation. So now let's start with this topic. Today we will discuss what is osmoregulation, then water relation of the cell, types of solution, isotonic, hypotonic, hypertonic, and then we will study osmoregulation in plants and types of plants on the basis of availability of water, hydrophytes, mesophytes and xerophytes। आपकी बुक का पेज नंबर 2 to 4 है, जिसको आज हमने अपने इस लेक्चर में कवर करना है। Osmoregulation. What is osmoregulation? The balance between organism and its environment of solute and gain and loss of water is called osmoregulation। जैसे कि गर्ल्स आप लोग पहले लेक्चर में भी पढ़ के आ चुके हैं कि ऑस्मोरेगुलेशन एक एजेंट है होम्योस्टेसिस का, और ये नंबर 1 एजेंट है। हमने आगे बारी बारी बाकी एजेंट्स को भी टच करना है। तो ये पहला एजेंट हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में हम ऑस्मोरेगुलेशन और ऑस्मोरेगुलेशन प्लांट्स में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ऑस्मोरेगुलेशन में किस चीज़ की रेगुलेशन की जाती है? वाटर की और सॉल्यूट की। किसके दरमियान की जाती है? ऑर्गेनिज्म के इंटरनल इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बाहर का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इन दोनों के दरमियान सॉल्यूट और वाटर का बैलेंस रखा जाता है। So the next is water relation of cell. Basically water acts as a universal solvent in every cell of body. चाहे वो बॉडी प्लांट की है, एनिमल की है या ह्यूमन बॉडी है, तमाम के तमाम सेल्स के अंदर वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शंस वाटर के अंदर हो रहे होते हैं, तो इसलिए वाटर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन वाटर अकेला नहीं होता सेल के अंदर, वाटर के साथ सॉल्यूट भी होते हैं। तो इसलिए सेल के अंदर बेसिकली सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब वाटर और सॉल्यूट मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। वाटर क्या लार्ज अमाउंट में होता है, तो इसलिए हम उसे कहते हैं सॉल्वेंट, और सॉल्यूट क्या है? कम अमाउंट में होता है, हम उसे कहते हैं सॉल्यूट। कोई भी अगर चीज़ कोई भी मेटाबोलाइट कम अमाउंट में है तो हम उसे कहेंगे कि वो सॉल्यूट है। और वाटर को सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमेशा ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है, इसलिए वाटर एक्ट एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट इन एवरी सेल ऑफ बॉडी। उसके बाद ईच सेल हैज़ डिफाइंड अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट रिलेशनशिप। क्या मतलब है कि हर सेल के अंदर एक स्पेसिफिक पहले से ही तयशुदा अमाउंट होती है, किसकी? वाटर की और सॉल्यूट की। जैसे आपने फर्स्ट ईयर के लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि असेंट ऑफ सैप होता है, और वो असेंट ऑफ सैप किस तरह पॉसिबल होता है, कैसे वाटर का अपटेक होता है, सॉल्यूट का कैसे अपटेक होता है, डिफरेंट पाथवे कैसे अपटेक किए जाते हैं, कभी डिफ्यूजिव होते हैं, कभी एक्टिव होते हैं, कभी पैसिव होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑस्मोटिक बैलेंस वेरी कर रहा होता है रूट से। जैसे जैसे हम पाथवे चलते हैं, रूट के बाद स्टेम है, लीव्स है, इन सब के सेल्स के अंदर का जो ऑस्मोटिक बैलेंस है वो वेरिएबल है, चेंज होता है, एक जैसा नहीं रहता। रूट्स के जो सेल्स हैं उनके अंदर इवन के कॉर्टेक्स हो गया, एंडोडर्मिस हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे ईच टिश्यू के अंदर के जो सेल्स हैं उनके अंदर भी ऑस्मोटिक बैलेंस डिफरेंट होता है। तो ये कौन बरकरार रखता है? ऑस्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म जो हैं वो हेल्प कर रहे होते हैं इस बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। गर्ल्स, देयर आर 3 different types of solution on the basis of water and solute concentration। ये solution पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के सोल्यूशन होते हैं, और वो क्यों होते हैं? वाटर और सॉल्यूट के बैलेंस की वजह से डिफरेंट सोल्यूशन वजूद में आते हैं, और इसी वजह से हमें इनका पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये जो सोल्यूशन है गर्ल्स, बेसिकली ये सोल्यूशन टॉनिक सोल्यूशंस कहलाते हैं। इनके अंदर टॉनिसिटी है, मतलब क्या कि इनके अंदर सॉल्यूट की जो रिलेटिव कंसंट्रेशन है उसकी वजह से ये सॉल्यूशन बनते हैं। हम ये नहीं कह सकते एक सिंपल एक सेल है और उसी सेल के अंदर हम देख लें, उसका बाहर से कोई कंपैरिजन ना करें, सेल के अंदर का इंटरनल इन्वायरमेंट ले लें और हम कहें कि इसके अंदर इतना सॉल्यूट है, इतना वाटर है, तो ये जो सेल है ये आइसोटोनिक है। नहीं, उसको हमने कंपैरिजन करना है किसके साथ? या उसके बाहर के इन्वायरमेंट के साथ, या अगर एक सोल्यूशन पड़ा है उसको हमने दूसरे सोल्यूशन के साथ कंपेयर करके देखना है कि ये सोल्यूशन आइसोटोनिक है या
एक सिंगल हम सोल्यूशन लेकर नहीं उसे कह सकते कि ये आइसोटोनिक। तो ये रिलेटिव कंसंट्रेशन की वजह से हमें ये सोल्यूशन समझ आती है इनकी, और ये होते भी ऐसे ही हैं। तो व्हाट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन? आइसोटोनिक सोल्यूशन, इट इज द सोल्यूशन हैविंग सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। क्या मतलब है? जैसे अगर हम एक सेल लें, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर हम एक सेल लें, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, हम ये देखेंगे उस सेल के जो अंदर इन्वायरमेंट है, उसका इंटरनल इन्वायरमेंट है, उसके अंदर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो कितनी है उसके बाहर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की निस्बत। मतलब हम क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं ना, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दरमियान सॉल्यूट की कंसंट्रेशन का। तो अगर दोनों में सेम है, बाहर भी सेम है, अंदर भी सेम है, तो हम क्या कहेंगे कि ये आइसोटोनिक है। आइसो मीन्स सेम, टॉनिक मीन्स कंसंट्रेशन, सेम कंसंट्रेशन है दोनों, बाहर भी और अंदर भी। इसी तरह गर्ल्स, हाइपोटोनिक, हाइपो का मतलब होता है लेस कंसंट्रेशन है, मतलब इसको दूसरे वर्ड में डाइल्यूटेड भी कहते हैं, ठीक है, डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड का वर्ड आप पढ़ेंगे जब आप ये अपनी बुक का ये पेज देखेंगे तो आप उसमें डाइल्यूटेड का वर्ड भी पढ़ेंगे। तो ये डाइल्यूटेड होते हैं। हाइपोटोनिक में सॉल्यूशन के अंदर वाटर ज़्यादा होता है और सॉल्यूट कम है। सॉल्यूट को, जैसे एक वाटर है उसके अंदर पानी ज़्यादा है और नमक कम, नमक सॉल्यूट हो गया, वाटर सॉल्वेंट हो गया। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो होता है कि हम ये देखें कि एक के अंदर एक सोल्यूशन, हम ऐसे इमेजिन करेंगे कि उसके अंदर वाटर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 1 लीटर वाटर हो गया, उसके अंदर हम जस्ट थोड़ा सा जो mg में हम सॉल्ट डाल लें तो हम कहेंगे कि ये हाइपोटोनिक है, ठीक है। लेकिन फिर आपने याद रखना है कि हम ये कंपैरिजन में देखेंगे। अब यहाँ पर किसका कंपैरिजन दिखाया हुआ है कि अगर एक सेल है और उस सेल के अंदर जो उसका इंटरनल इन्वायरमेंट है वो उसके अंदर क्या सिचुएशन है वाटर और सॉल्यूट की, और जो उसके बाहर है वो क्या कंसंट्रेशन है सॉल्यूट और वाटर की। तो अगर वो सेल ऐसे सोल्यूशन में पड़ा है जो एक्सटर्नल सोल्यूशन है और उसके अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा है और सॉल्यूट की अमाउंट कम है, तो हम ये कहेंगे कि वो सेल जो है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में मौजूद है, ठीक है। इसके बाद है हाइपरटोनिक। हाइपर मीन्स टू मच, ज़्यादा कंसंट्रेशन, कि अगर वही सेल ऐसे सोल्यूशन में पड़ा है कि उस सोल्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्यूट है सेल की निस्बत, तो हम ये कहेंगे कि वो सेल जो है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में पड़ा है, ठीक है। तो इस तरह ये 3 सोल्यूशन हैं। आइसो मीन्स सेम, हाइपो मीन्स लेस, हाइपर मीन्स हाई। तो आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, ये इनकी डेफिनेशन आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है। बेशक यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए। नाउ हियर क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट हैपन्स व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। मतलब क्या कि अगर हम इन किसी भी सेल को हम देखेंगे, प्लांट और एनिमल सेल को जब हम इन सॉल्यूशंस में डालते हैं तो उन पे क्या असर होता है, ठीक है, हम ये देखने अब जा रहे हैं। पर आपको गर्ल्स एक डायग्राम नज़र आ रही है और उसमें आप देख सकते हैं कि ये रेड और नीचे जो है एक स्क्वायर ब्राउन सी शेप का एक सेल बना हुआ है। बेसिकली ये जो रेड हैं ये गोल बने हैं, क्योंकि ये एनिमल सेल्स हैं, ठीक है। हम कंपैरिजन कर रहे हैं एक एनिमल सेल का और एक प्लांट सेल का, कि अगर एनिमल सेल को हम डिफरेंट 3 सोल्यूशन में डालते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, और जब हम प्लांट को डालते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, ठीक है। तो आपको ये जो नज़र आ रहा है पहली सिचुएशन हाइपोटोनिक, हम इसको कंपैरिजन कर रहे हैं कि आपको मालूम है कि इस एनिमल सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होती, और सेल वॉल का अगर आपको पता है उसका मेन फंक्शन क्या है, वो प्रोटेक्ट करती है किसको, सेल को बस्टिंग से, बस्ट नहीं होने देती। तो इसी वजह से हाइपोटोनिक अगर सोल्यूशन में हम एक एनिमल सेल को डालेंगे तो अब होगा क्या, हाइपोटोनिक का क्या मतलब है, डाइल्यूटेड सोल्यूशन है। मतलब क्या है कि बाहर वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और सॉल्यूट की बहुत कम है। तो अब होगा क्या कि जैसे ही हमने एनिमल सेल को डाला है, यहाँ पर ये ब्लड सेल शो किया जा रहा है, हमने ब्लड सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाला है, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर अब होगा क्या, उसकी मेम्ब्रेन के से वाटर अंदर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो परमिएबल होती है वाटर के लिए। जैसे ही वाटर उसके अंदर आएगा उसका साइज, उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब सेल वॉल तो है नहीं तो वो बस्ट कर जाएगा, लाइस्ट मतलब फट गया, ठीक है।
उसी के कंपैरिजन में अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी बात नोट करनी है कि जब हम सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं तो जो वाटर की मूवमेंट है वो इनवर्ड होती है, मतलब वाटर अंदर आना शुरू कर देता है, इनवर्ड मूवमेंट होती है वाटर की। तभी ये एरो आपको इसके अंदर नज़र आ रहा है, वाटर अंदर आएगा कब, जब हम सेल को डालेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। अब आप उसके नीचे देखें, एक जो सेल है वो प्लांट सेल है, ठीक है। अब जब हम प्लांट सेल को डालेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, वाटर मूव करेगा इनवर्ड, तो अब क्या हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता उसकी शेप जो है वो ज़्यादा होने लगी है, वो स्वेल कर जाएगा लेकिन फटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सेल वॉल है उसके गिर्द, वो टर्जिड हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं वो टर्जिड हो गया है। जैसे आप पौधे को पानी देते हैं, अगर वो धूप की वजह से मुरझा गया है तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जैसे ही आपने वाटर दिया है तो अब दोबारा जो पत्ते हैं वो दोबारा इरेक्ट कंडीशन पर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो हर सेल है उसके अंदर वाटर चला जाता है और इस तरह वो टर्जिड हो जाते हैं। जो सेल का साइटोसोल है उसके अंदर वाटर है। बेसिकली इसके अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल आपको ये नज़र आ रहा होगा, वैक्यूल के अंदर वाटर जाता है, वैक्यूल की वॉल जो है वो पुश करती है सेल वॉल को, सेल वॉल की वॉल अगेंस्ट इनवर्ड पुशिंग करती है और इस तरह फिर वाटर की मूवमेंट से, इनवर्ड मूवमेंट से टर्जिडिटी आ जाती है। तो हम इसको देखेंगे, ये सेल जो है जब हम आगे फर्दर, आपने जैसे फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा प्लाज्मोलिसिस और डीप्लाज्मोलिसिस। तो अब हम आगे नेक्स्ट में देख रहे हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक का क्या मतलब है? सेम कंसंट्रेशन है। तो अब होगा क्या, जैसे ही हम जब एनिमल सेल को डालेंगे, जो ब्लड सेल दिखाया हुआ है उसको जब हम डालेंगे, आपको पता है इनकी डिस्क शेप ये सेल्स होते हैं, और जब हम इन्हें वाटर के अंदर डालते हैं तो वाटर की अमाउंट जो है, अब वो वाटर की जो मूवमेंट है वो देखनी है वो कैसी है। तो गर्ल्स, जब आइसोटोनिक में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बाहर भी वही है अंदर भी वही है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वो बाहर भी जितने 5 बाहर जा रहे हैं तो 5 अंदर आ रहे हैं। जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए नो नेट मूवमेंट होगी नहीं, जितने वाटर बाहर जा रहे हैं और उतनी वाटर मॉलिक्यूल अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए नो नेट मूवमेंट है। तो इसलिए सेल जो है वो नॉर्मल हालत में रहेगा, जो उसकी शेप है वही उसकी नॉर्मल शेप है। और नीचे आप प्लांट सेल को देख सकते हैं, इसमें भी जितने वाटर अंदर भी दिखाया है बाहर भी दिखाया है, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अंदर भी जा रहे हैं और बाहर भी जा रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अंदर भी वही है बाहर भी वही है, तो इसलिए सेल नॉर्मल कंडीशन में कहलाता है, ये फ्लैसिड है, ठीक है। उसके बाद थर्ड कंडीशन आपको नज़र आ रही है हाइपरटोनिक सोल्यूशन की। हाइपरटोनिक जो सोल्यूशन है उसका मतलब ये है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, बाहर में बहुत ज़्यादा सॉल्यूट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉल्यूट है। तो जैसे हमने अगर इसको नॉर्मल, अगर हम एक्सपेरिमेंट करें तो हम एक ब्लड को एक ऐसे वाटर में डाल देंगे जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा सॉल्ट ये डाल सकते हैं, तो इस तरह हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन बना सकते हैं। हम खुद भी बनाते हैं, प्रैक्टिकल भी आप लोग करेंगे। तो ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जब डाला है ब्लड सेल को, तो अब हुआ क्या है कि वो उसके अंदर से वाटर निकल गया, ठीक है। अब वाटर उसके अंदर से निकल गया है तो वो श्रिवल्ड हो गया, सुकड़ गया, ठीक है, क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा बाहर निकल गया, बाहर जो बहुत ज़्यादा सॉल्यूट है। तो इस वजह से अब अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो बाहर के इन्वायरमेंट से कैसे है, अंदर का इन्वायरमेंट हाइपो था, बाहर हाइपर था, ठीक है। तो इसलिए वो अंदर पानी बहुत ज़्यादा हो गया बाहर की निस्बत, क्योंकि बाहर सॉल्यूट जो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अंदर से वाटर बाहर की तरफ मूव करने लगेगा। आपको जैसा कि मालूम है वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है हमेशा, तो इसलिए जब बाहर सॉल्यूट है तो वाटर भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको प्लांट सेल दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होता है गर्ल्स, इसी तरह सेम इधर भी यही कंडीशन होगी। आपको ये जो साइटोसोल है ये पूरा इसका जो है वो श्रिंक होता हुआ नज़र आ रहा है। प्लाज्मोलाइज्ड, आपने प्लाज्मोलिसिस पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, तो ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, सारा का सारा वाटर बाहर निकल जाएगा क्योंकि बाहर ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मौजूद है। तो गर्ल्स ये कंपैरिजन था हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक का। उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट। तो गर्ल्स हम ऑस्मो रेगुलेशन प्लांट में पढ़ने जा रहे हैं, और इसमें ऑस्मो रेगुलेशन में ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वी हैव 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। यहाँ पर आपकी बुक में 3 टाइप्स के हैं, वरना एक और हेलोफाइट्स भी होते हैं। तो हम पहले इनके बारे में पढ़ लें, हाइड्रोफाइट्स, मीसोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। तो हाइड्रोफाइट्स क्या हैं? दे हैव अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर,
मतलब क्या है, जिनके वो प्लांट्स जो ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो उन प्लांट्स को कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। का मतलब होता है प्लांट, हाइड्रो मीन्स वाटर। तो ये वाटर लिविंग प्लांट्स हैं, इन्होंने अपने आप को ऐसे अडेप्ट कर लिया ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होता है, जैसे तालाबों के अंदर। मीज़ोफाइट्स दे हैव मॉडरेट अवेलेबिलिटी। ये तमाम जितने आपके इर्द गिर्द प्लांट हैं जो नॉर्मल हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, वो मीज़ोफाइट्स हैं। ट्रीज़ वगैरह, हर्ब्स वगैरह, क्योंकि कभी बारिश होती है वाटर ज़्यादा हो जाता है, बारिश कम होती है वाटर कम हो जाता है, तो मॉडरेट अवेलेबिलिटी है। इसी तरह थर्ड ऑप्शन है, थर्ड जो टाइप है वो है ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स का मतलब होता है जो ड्राई कंडीशन में रह रहे होते हैं, जैसे डेजर्ट्स के प्लांट्स, तो इनके पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है वाटर की। Now comes towards the adaptation of hydrophytes. Basically girls, hydrophytes ने अपने अंदर ऐसी अडेप्टेशन की हुई है कि वो ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जिसमें वाटर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए उनके दे हैव लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। उनके जो पत्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा, उनका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है। आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े इनके पत्ते होते हैं इस वजह से, और वो इंसिसाइज्ड होते हैं, मतलब उनमें डाइसेक्टेड होते हैं, और उनकी वजह से उनका फर्दर सरफेस एरिया इनलार्ज हो जाता है। ठीक है, आपको मालूम होगा कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो क्या है। वॉल्यूम कम है, सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से रेशो इनकी ज़्यादा हो जाती है। फिर अगर इनकी सरफेस एरिया ज़्यादा है तो स्टोमेटा की जो तादाद है वो अपर सरफेस पर एज़ कम्पेयर टू लोअर सरफेस वो बहुत ज़्यादा होगी। आपको मालूम है कि अगर स्टोमेटा जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं ट्रांसपिरेशन में, स्टोमेटा ज़्यादातर इनके खुले रहते हैं सारा दिन, और क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो ट्रांसपिरेशन रेट भी बहुत एक्सेसिव अमाउंट में होता है टू अवॉइड द फ्लडिंग ऑफ वाटर। तो वाटर लिली इसकी एग्जांपल है, और इसके अलावा जितने भी वाटर प्लांट्स हैं, हाइड्रोला वगैरह जितने भी प्लांट्स हैं जो पॉन्ड्स के अंदर आपको नज़र आते हैं, वो तमाम के तमाम हाइड्रोफाइट्स हैं। इनकी रूट्स कम होती हैं क्योंकि वाटर, और इनकी क्यूटिकल भी थिन होती है, वाटर आसानी से डिफ्यूज़ कर जाता है इन लीव्स के अंदर। So now these are the adaptations of mesophyites. Mesophyites के सराउंडिंग में जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं वो तमाम के तमाम mesophyites हैं। They have sometime high availability of water in rainy days, sometime have low availability. तो इसलिए इनके ऊपर भी स्टोमेटा होंगे, सरफेस इनकी जो लीव्स की है उनकी सरफेस पर भी स्टोमेटा होंगे, उनके लोअर सरफेस पर भी, अपर सरफेस पर भी नॉर्मल अमाउंट में। और इसी तरह कभी कभी इनकी जब अवेलेबिलिटी लो होती है वाटर की, लाइक अगर रेन नहीं हो रही, तो ये अपने स्टोमेटा कम ओपन रखते हैं। ठीक है, जब ज़्यादा होगी तो स्टोमेटा ज़्यादा खुलेंगे ट्रांसपिरेशन रेट को बढ़ाने के लिए। तो ये तमाम के तमाम मीजोफिटिक प्लांट्स में एग्जांपल रोज़, ब्रासिका, यूकलिप्टस एक्सेट्रा, ट्रीज प्लांट्स वगैरह भी इसमें शामिल हैं। एडेप्टेशंस ऑफ ज़ीरोफाइट्स, ये लास्ट स्लाइड है आपके टॉपिक की, और आपका जो पूरा लेक्चर था वो इस पर फिनिश हो रहा है। हम पढ़ेंगे ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स बेसिकली वो प्लांट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन में सरवाइव कर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी एडेप्टेशंस की हुई हैं जिसकी वजह से वो ऐसे इन्वायरमेंट में भी ग्रो करते हैं और सरवाइव करते हैं। इनकी एडेप्टेशंस को हम देखते हैं। दे हैव लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सो देयर लीव्स आर स्मॉल एंड थिक। कभी भी आपने अगर कैक्टस प्लांट और जो आपको साथ में नज़र आ रहे हैं प्लांट्स को देखा होगा, ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए भी हम इन्हें यूज़ करते हैं, हम इन्हें ग्रो कर सकते हैं पॉट्स वगैरह में, और अगर ये वाइल्ड उगें तो ये डेजर्ट्स वगैरह में ये वाइल्ड प्लांट्स भी ये कहलाते हैं। कैक्टस वगैरह आपने देखे होंगे। तो इनके लीव्स, आपको जो इन लीव्स हैं वो इनके लीव्स होते नहीं हैं, बेसिकली इनकी स्टेम होती है। जो लीव्स हैं वो मॉडिफाइड हुए होते हैं, और कभी कभी अगर होंगे भी तो बहुत छोटे और बहुत थिक होते हैं। क्यों? जब इनके लीव्स छोटे और थिक होंगे तो इनसे क्या होगा, इनका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, और इस तरह इनकी जो रेशो है सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम तो वो कम हो जाएगी। क्यों? इसका पर्पस क्या है? क्योंकि उन्होंने अपनी जो ट्रांसपिरेशन रेट है उसको कम से कम करना है। इसी तरह अगर हम इनके स्टोमेटा देखें तो स्टोमेटा भी इनके लोअर सरफेस पर होते हैं या संकन होते हैं, मतलब डिप्रेशन में होते हैं, अंदर डीप डिप्रेशंस होते हैं, होल होते हैं, उनके अंदर मौजूद होते हैं। क्योंकि स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन हो जाएगी और जो उनके पास वाटर है वो ख़त्म हो जाएगा, इस वजह से उन्होंने अपने स्टोमेटा को छुपाया हुआ होता है। ठीक है। लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, इनके ऊपर कांटे होते हैं, वो बेसिकली लीव्स होते हैं जो स्पाइन में मॉडिफाई हुए हैं। लीव्स आर शेड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, जब
सीज़न जैसे कभी कभी अगर वैसे तो बारिश की होती ही नहीं है ऐसे सहरा वगैरह में, लेकिन अगर कभी हो भी जाए तो ये बहुत ज़्यादा वाटर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। रेनी डेज में वाटर स्टोर कर लेंगे अपनी स्टेम में, और जब नहीं होगा तो उसी वाटर को यूटिलाइज़ करेंगे। तो इसीलिए ये बहुत इनकी स्टेम जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लैशी होती है, क्योंकि उसके अंदर वाटर होता है। और अगर ड्राई कंडीशन आ जाती है तो ये अपने लीव्स जो, अगर इनके पास कुछ अगर प्लांट्स हैं जिनके लीव्स हैं अभी, तो वो शेड हो जाते हैं ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। स्टेम एक्ट कर रही होती है एज ए फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, क्योंकि जब लीव्स नहीं है तो फोटोसिंथेसिस तो इन्होंने करनी ही है। तो वो किस तरह करेंगे फोटोसिंथेसिस? स्टेम के थ्रू। तो स्टेम एक्ट एज ए फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। आपको इनकी स्टेम भी ग्रीन ही नज़र आएगी, जो लग रहा होता है दूर से कि ये असल में लीव्स हैं, लेकिन वो उनकी स्टेम होती है। इनके ऊपर गर्ल्स जो क्यूटिकल है वो हाइड्रोफाइट की निस्बत इनकी जो क्यूटिकल है वो क्या होती है? थिक होती है, वैक्सी और लेदरी है। क्यों? क्योंकि हर एडेप्टेशन ने वाटर के लॉस को कम से कम तर करना है। इनका शैलो रूट सिस्टम भी होता है ये, ताकि ऊपर नीचे तो पानी होता नहीं है ज़मीन के, तो जैसी बारिश हो तो ये ऊपर ही इनकी रूट्स होती हैं, ताकि वो वहीं से ही फ़ौरन जैसी पानी है तो वो उसको ले लें। जी गर्ल्स, ये सारा तमाम आपका लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच। आप सब ने जो फर्स्ट लेक्चर है और जो सेकंड लेक्चर है उसको अच्छे तरीके से सुनना है, समझना है और उसको याद करना है। उसके अंदर जितनी भी डेफिनेशंस आ रही हैं वो भी आप लोगों ने सब इसमें याद करनी होंगी। और फिर इंशाल्लाह अगर आपकी कोई क्यूरीज हुई तो हम वो भी डिस्कस कर लेंगे एक दिन।